नमस्कार। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ओनली जो है क्लास टेंथ का। तो क्लास टेंथ का जैसे सब चैप्टर है, हर चैप्टर का जो भी फॉर्मूला जो भी कॉन्सेप्ट सब यूज होगा वो हम लोग इस सीरीज़ में देखने जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ओनली सीरीज़ है जिसमें सिर्फ आपको जो फॉर्मूला है क्लास टेंथ में जो जो यूज होगा फॉर्मूला वो सब हम लोग देखेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास टेंथ में हम लोग पढ़ेंगे वो। तो सबसे पहले आप लोग कार्टेशियन सिस्टम जानते हैं, सारा कार्टेशियन सिस्टम पहला हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का यूज कहाँ कहाँ होता है वो डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला का यूज कहाँ कहाँ होता है वो सब हम लोग देखेंगे। तो ये आपका एनसीईआरटी के में भी काम आ जाएगा, आपका सीबीएसई में भी काम आ जाएगा, बिहार बोर्ड में भी काम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम जो होता है वो किसको कहा जाता है। तो कार्टेशियन सिस्टम आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे 8 में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं। इस बार 9th में क्या किया है, इस बार 9th में आपको जोड़ दिया है कि डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। तो कार्टेशियन प्लेन जो होता है, सबसे पहले कोई भी प्लेन जहाँ पे हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये जो होता है ये वाई एक्सिस होता है। ये जान लीजिए, ये सबको पता है। अगर हम लोग इस पर नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, इधर हो गया हमारे पास -1 -2 -3, इधर हो गया 1 2 3, नीचे हो गया हमारे पास -1 -2 -3। जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको कहा जाता है ओरिजिन। तो ये हो गया आपका ओरिजिन। अब ओरिजिन में क्या होता है, ओरिजिन का जो लोकेशन होता है 0 और 0 होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y, और ये हो गया हमारे पास y डैश, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास होता है एक कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर का, तो ऑर्डर्ड पेयर वो होता है जिससे हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। जैसे a लिखे तो पहला जो होता है वो x एक्सिस का होता है, सेकेंड जो होता है वो y एक्सिस का होता है। तो ये होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग किसी भी पॉइंट का लोकेशन शो करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 4 क्वाड्रेंट, दोनों एक्सिस जो होता है, जैसे एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। दोनों एक्सिस जो होता है ये हो जाता है हमारे पास इसके नाम से। अब एक्स एक्सिस का अगर कोई भी पॉइंट होता है, अगर कोई भी पॉइंट अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो एक्स और 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई 0 हो जाता है, और वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं 0 और वाई। तो वाई एक्सिस पे एक्स का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग साइन वाइज लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो प्लस और प्लस होगा, दोनों एक्स भी प्लस होगा वाई भी प्लस होगा। यहाँ पे x माइनस होगा और y प्लस होगा। यहाँ पे क्या होगा, x माइनस होगा y माइनस होगा, और यहाँ पे हमारे पास x प्लस हो जाएगा और y माइनस हो जाएगा। तो ये हुआ आपका क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो जहाँ प्लस प्लस होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस प्लस हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों माइनस में हो जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक प्लस और एक माइनस में हो जाता है। तो x प्लस होता है और y माइनस होता है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया, वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया। अब किसी भी पॉइंट का, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया है, ये ए है और ए का वैल्यू दे दिया है 3 और 4। ए का डिस्टेंस अगर ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो ए का डिस्टेंस अगर आपको एक्स एक्सिस से पूछता है, एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं एक्स एक्सिस डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है वो वाई का वैल्यू होता है, वाई यूनिट हम लोग लेके चल सकते हैं। तो ए का जो एक्स एक्सिस डिस्टेंस है वो है 4 यूनिट, और ए का अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, तो वो हो जाता है हमारे पास x यूनिट। तो ए का अगर वाई एक्सिस से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 3 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका, मतलब यहाँ से अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेके चलेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से अगर x एक्सिस से डिस्टेंस हम लोग लेके चले तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये हो जाएगा आपका
वाई का जो वैल्यू होगा। तो ये हुआ आपका ऑर्डर्ड पेयर, उसका डिस्टेंस अगर निकालना हो तब। अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए 3 और 0 दिया हुआ है, तो ये मतलब ये पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस का। अगर आपको 0 और 3 दिया हुआ है तो ये पॉइंट हो गया आपका वाई एक्सिस का। इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट, यहाँ पे क्या हुआ, वाई 0 हो गया और वाई एक्सिस के पॉइंट में एक्स 0 हो गया। अब मेन जो यहाँ तक तो आप लोग पढ़े हुए थे ऑलरेडी 9th में और 8 में। अभी 9th में क्या है, 9th का सिलेबस जो नया चेंज हुआ है उसमें सेक्शन फार्मूला ये सारा जोड़ दिया हुआ है। 10th का जो सिलेबस होगा वो अगले साल से चेंज होगा। इस साल 9th का सिलेबस चेंज हुआ है, तो 9th वालों के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ना होगा उसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो अब हम लोग चलते हैं, अभी जो 10th में है आपका डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट जो है वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लेके चलते हैं कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, अभी तक आप लोकेशन जानते थे। डिस्टेंस फार्मूला जैसे है हमारे पास, मान लीजिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग को निकालना है, कि जैसे एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे ए दे दिया, दूसरा पॉइंट दे दिया यहाँ पे बी दे दिया, हम लोग को इसका डिस्टेंस निकालना है। ये 90 डिग्री पे है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके पैरेलल ये हो जाता है वाई एक्सिस के, और ये जो डिस्टेंस होता है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ए और बी का जो डिस्टेंस होता है वो ये हाइपोटेनियस हो जाता है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये इसको मानते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं हम लोग x2 y2। और डिस्टेंस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर हम लोग को यहाँ से, जैसे मान लीजिए इसको मानते हैं m, am का डिस्टेंस निकालना हो तो am जो होगा वो हो जाएगा x1 और x2। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, और नहीं, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। और bm का जो डिस्टेंस होगा, bm हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1। तो अगर हाइपोटेनियस हम लोग को निकालना हो, मान लीजिए AB का डिस्टेंस निकालना हो, तो AB क्या होगा, AB हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट दिया हो, 2 पॉइंट, मान लीजिए हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट दिया हुआ है A और B। ए का जो पॉइंट लोकेशन है वो है x1 y1, बी का जो है ये है x2 y2। तो हम लोग को अगर ए बी निकालना है, सिंपल एक फॉर्मूला है, ये जान लीजिए, इसको डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। ए बी जो होगा, ए बी हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर आपको मान लीजिए ओरिजिन से निकालना हो, तो ओरिजिन हम लोग ले लेते हैं कि जैसे ओरिजिन होता है कि ओरिजिन को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। तो ओरिजिन का जो एक्सिस हो जाएगा वो 0 और 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स। और मान लीजिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए का डिस्टेंस है, भले कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई। तो अगर ओ ए हम लोग को निकालना है, तो ओ ए का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, इसको लिए, तो यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस हम लोग निकालना हो, मान लीजिए ओ ए है, तो यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये जो डिस्टेंस होगा ये x हो जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये y हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो ये OA जो होगा, OA जो होगा ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस, जो एक पॉइंट जो ओरिजिन है और सेकंड पॉइंट जो है आपका, वो है हम लोग मान लेते हैं इसमें कोई भी मतलब उसका पॉइंट दे दिया हुआ है। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। OA जो हुआ ये हो गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, इसको कहा जाएगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, अब इस ये तो हो गया 2 डिस्टेंस आपका, एक डिस्टेंस फार्मूला हो गया, एक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया। इसका यूज कहाँ कहाँ होगा जैसे 2 चीज़ जानिए आप। पहला होता है कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स, और सेकंड हो जाता है हमारे पास इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट वो होता है कि अगर एक ही लाइन पे जितना सारा पॉइंट रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन दे दिया हमारे पास, ए और बी दिया हुआ है,
इस पे जितना सारा एक ही पॉइंट हम लोग लेते हैं, मान लीजिए सी ले लेते हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट कहाएगा, ए सी और बी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा। इसका मान लीजिए x1 y1 है, इसका जो है ये है हमारे पास x2 y2, इसका दे दिया x3 और y3 दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले AC निकालेंगे। तो AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा आपका x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। पहले AC निकाले, फिर निकालेंगे BC। तो BC हो जाएगा हमारे पास, लेके चल सकते हैं, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। और फिर हम लोग क्या करेंगे, AB निकालेंगे। तो AB हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये तीनों डिस्टेंस निकाल के अगर हम लोग को कोलिनियर प्रूव करना है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होगा, इस केस में यहाँ पे जो दिया हुआ है, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स मतलब इन तीनों पॉइंट को अगर कोलिनियर हम लोग को प्रूव करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC प्लस BC इज इक्वल टू AB हो जाएगा। तो इसको कहा जाएगा कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन का पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये कुछ होगा, ये मान लीजिए 5 यूनिट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 6 यूनिट हो गया, और टोटल जोड़ के अगर 11 यूनिट होता है, मान लीजिए AB हम लोग निकालते हैं, तो ये अगर 11 यूनिट होता है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। कोई दो पॉइंट में से अगर मान लीजिए हमारे पास A और B दिया हुआ है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कुछ दे दिया, इसका A और B दे दिया, इसका दे दिया, मान लीजिए हमारे पास C और D दे दिया। तो हम लोग किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। इसको चाहे तो हम लोग x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2, अच्छा इसको x1 y1, इसको x2 y2। हमारा डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स पर। ये इक्वी डिस्टेंट पॉइंट किसको कहा जाता है, कभी कभी क्या करता है, दे देगा कि अगर हम लोग लेके चलते हैं, सॉल्व कैसे किया जाएगा क्वेश्चन को, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स ये दे देगा हमारे पास। मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट दे दिया P, इससे इक्वी डिस्टेंट दे दिया A और P का कुछ पॉइंट दे दिया x y दे दिया कोऑर्डिनेट, और A का दे दिया x1 y1, B का दे दिया हमारे पास x2 y2 मान लेते हैं। तो इक्वी डिस्टेंट के केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास PA बराबर PB हो जाएगा। सेम डिस्टेंस पे ये हो जाएगा PA बराबर PB, इसको ध्यान रखना है आपको। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले PA निकालेंगे फिर PB निकालेंगे। मतलब इसको हम लोग लिखेंगे इसमें PA बराबर PB, ऐसे कि दिया हुआ है दोनों इक्वी डिस्टेंट है। तो PA का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, अच्छा इसको हम लोग चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। रूट में अगर आप लोग को सॉल्व नहीं करना हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, x1 माइनस x का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये इक्वी डिस्टेंट पॉइंट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक कोई मिसिंग दिया रहेगा, उसी चीज़ को आपको फाइंड करना होगा। ये हुआ आपका इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स का लेके चल रहे हैं हम लोग अगर, तो इस तरह से। अब बढ़ते हैं हम लोग कि इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, डिस्टेंस फार्मूला का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दे दिया हमारे पास यहाँ पे ABC, तीनों पॉइंट दे दिया, इसका x1 y1 दे दिया, ये दे दिया x2 y2 दे दिया, फिर दे दिया x3 y3, और हम लोग को इसका टाइप बताना है, ट्रायंगल का टाइप बताना है। तो अगर हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, तीनों साइड निकाल लेंगे इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें कि अगर AB बराबर BC बराबर AC है, तो ये कौन से टाइप का ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर कोई दो साइड बराबर है, AB बराबर AC है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आइसोसेलस। आपको प्रॉपर्टी सारा पता होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, AB इज़ नॉट इक्वल टू BC, BC इज़ नॉट इक्वल टू AC है, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल। उसके बाद
राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग एंगल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कि अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो फॉलो कर रहा है, इस तरह का ट्रायंगल है। अगर इसी के साथ साथ इसमें जुड़ जाए, मान लीजिए ये आ जाए पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करे, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर इसी में एक चीज़ और जुड़ जाए, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, इन दोनों को मिला के जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये मतलब डिस्टेंस फार्मूला का यूज है, इसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, उसके बाद ट्रायंगल का टाइप बताएंगे। अगर मान लीजिए आपको क्वाड्रिलेटरल दे देता है कोई, ये अगर हम लोग के पास दे दिया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया, लेके चलते हैं हम लोग, कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल कोई दे दिया, तो अगर मान लीजिए इसको लेते हैं हम लोग, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, चारों पॉइंट दिया हुआ है। तो क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा सा ज़्यादा झंझट है, x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया हमारे पास x3 y3, x4 y4। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा हमारे पास कि अगर हम लोग लेके चलते हैं, सबसे पहले तो साइड आपको निकालना ही निकालना है, ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर सी डी हो गया, फिर ए डी हो गया, उसके बाद हम लोग करेंगे ए सी एंड बी डी, ठीक। अब अगर ये पैरालेलोग्राम है, कि अगर हम लोग को पैरालेलोग्राम प्रूव करना है, तो पैरालेलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा और डायगोनल इक्वल नहीं होगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा पैरालेलोग्राम के लिए। वही अगर इसी चीज़ को आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल में एक चीज़ जुड़ जाएगा, ऐसा पैरालेलोग्राम जिसका डायगोनल इक्वल होता है वो रेक्टेंगल होता है, चाहे रेक्टेंगल ऐसा पैरालेलोग्राम होता है जिसका डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, अगर रेक्टेंगल हम लोग को प्रूव करना हो तो अपोजिट साइड इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए सी इज इक्वल टू बी डी, एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ जाएगा। अगर पैरालेलोग्राम होगा तो उसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए ये पैरालेलोग्राम और रेक्टेंगल हुआ, अगर रोम्बस आपको प्रूव करना हो और स्क्वायर प्रूव करना हो, तो रोम्बस अगर होगा, अगर हम लोग को रोम्बस प्रूव करना है, तो रोम्बस के लिए क्या हो जाएगा, सब साइड इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो सी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा और ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी होगा रोम्बस में। और अगर उसी को बोल दे कि आपको स्क्वायर प्रूव करना है, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, डायगोनल इक्वल हो जाएगा। रोम्बस और स्क्वायर का डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है और स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है। अगर मान लीजिए इसी को स्क्वायर प्रूव करने के लिए दे दे, तो स्क्वायर के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो जाएगा और उसके बाद ए सी इज इक्वल टू बी डी भी हो जाएगा, मतलब ये भी होगा, डायगोनल भी इक्वल होगा, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होगा और स्क्वायर में जो होगा डायगोनल इक्वल होगा। तो ये था आपका डिस्टेंस फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे इक्वी डिस्टेंट पॉइंट में था ना, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट में मान लीजिए आपको सर्किल दे दिया, ये सर्किल दे दिया और सर्किल का सेंटर का कोई एक्सेस मतलब ये दे दिया, x1 y1 दे दिया, फिर दे दिया कि एक डायमीटर है, डायमीटर चाहे दो रेडियस दे देगा, एक ए दे देगा, एक यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास बी दे दिया, तो यहाँ पे भी हम लोग इक्वी डिस्टेंट फार्मूला यूज करेंगे। वो ए हो जाएगा मान लीजिए ये x2 y2 और बी हो गया x3 y3, तो यहाँ पे भी इक्वी डिस्टेंट का हम लोग यूज करेंगे कि यहाँ पे ए सी बराबर बी सी होगा, तो इसी चीज़ को हम लोग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर इसलिए किया जाता है कि रूट जो होता है, रूट को ख़त्म किया जाता है। तो ये था आपका डिस्टेंस फार्मूला का यूज, कहाँ कहाँ यूज होता है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज होता है हमारे पास ट्रायंगल डिसाइड करने में, इक्विडिस्टेंट पॉइंट निकालने में, कोलिनियर पॉइंट निकालने में, ये सारा चीज़ होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड जो टॉपिक है इसका, सेक्शन फार्मूला पे।
कभी भी किसी भी इसमें आपको चलिए सेक्शन फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि अब क्या होता है। ये आपका क्लास 10th का चल रहा है, क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग कि सेक्शन फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है। सेक्शन फार्मूला हम लोग को कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, और सेक्शन फार्मूला होता क्या है। तो पहला जो चीज़ होता है कि अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, इसके बीच में एक पॉइंट है पी, इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं x1 y1, इसका मान लेते हैं x2 y2, और p का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाता है x और y। यहाँ पे पी ए पी इज टू पी बी जो दिया हुआ है वो m इज टू n दिया हुआ है, ये लेके चलना है आपको। तो इस केस में क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है x का जो वैल्यू होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n होता है, और y का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये चीज़ होता है। तो x और y का दो मतलब p का दो कोऑर्डिनेट होगा, एक x होगा एक y होगा, तो उसको हम लोग निकालेंगे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये किया जाएगा। अब इसी में सेक्शन फार्मूला में क्या आता है, एक मतलब अलग अलग रेशियो में डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए 3:4 हो गया, 4:3 हो गया, 1:7 दे दिया, इस तरह से। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग को निकालना हो मीड पॉइंट, कि कोई भी दो पॉइंट है उसका मीड पॉइंट फार्मूला हम लोग को निकालना है। जैसे ये दे दिया, ए दे दिया और बी दे दिया, मीड पॉइंट का मतलब इसका एकदम बीच में, इसको मान लेते हैं पी हम लोग। इस केस में क्या होगा, m/n जो होगा वो 1:1 हो जाता है, m/n जो होता है वो 1:1 हो जाता है अगर मीड पॉइंट रहता है तब। रेशियो इसका दोनों बराबर होगा, मतलब AP इज इक्वल टू PB होगा, तो AP बाई PB जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 1। अच्छा, इसी चीज़ को 1:1 लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को पॉइंट दे दिया x1 y1 और ये दे दिया x2 y2, ये हो गया x और y, तो मीड पॉइंट निकालने के लिए x का जो वैल्यू होगा वो होता है x1 प्लस x2/2, और y का जो वैल्यू होता है वो होता है y1 प्लस y2/2। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इसमें भी कभी कभी क्या आता है कि ट्रायंगल दे देगा चाहे क्वाड्रिलेटरल दे देगा, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका मीड पॉइंट। अब अलग अलग रेशियो में कैसे डिसाइड किया जाएगा कि क्या रेशियो होगा, तो उसको हम लोग लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ट्राई सेक्शन दे दिया। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट, तो इसमें हम लोग क्या रेशियो लेंगे, ट्राई सेक्शन हो गया कि अगर कोई भी लाइन दे दिया है इसको 3 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ए हुआ, बी हुआ, इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू। तो ए पी इज टू पी बी जो होगा वो हो जाएगा 1:2, और ए क्यू इज टू क्यू बी जो होगा वो हो जाएगा 2:1। सिर्फ सेक्शन आपको काउंट करना है, ये एक इधर हो गया ए पी और इधर 2 हो गया, तो 1:2 हो गया, और यहाँ तक 2 हुआ, इधर हो गया 1, तो 2:1 हो गया। अगर दिया हुआ है 4 इक्वल पार्ट्स, तो 4 इक्वल पार्ट्स का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, ये जैसे लेके चलते हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1:3, 1:1, जैसे कि 2/2 होगा, जैसे इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 1:1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3:1। ये सब रेशियो को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर 5 इक्वल पार्ट्स दिया हुआ है, 5 इक्वल पार्ट्स, तो 5 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, 5 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा 1:4, ये हो जाएगा हमारे पास 2:3, ये हो जाएगा 3:2, और ये हो जाएगा हमारे पास 4:1। इस तरह से हम लोग रेशियो इसका काउंट करेंगे सेक्शन फार्मूला में। तो मेन सेक्शन फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि क्या है, कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट के बीच का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो अगर हम लोग लेके चलते हैं, यूज करते हैं, तो वो होता है हमारे पास mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये मीड पॉइंट का मतलब उसका
जो पॉइंट रहेगा जो एक प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा उसका हो जाएगा। मिड पॉइंट का होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये चीज़ होता है। ट्राई सेक्शन का रेशियो हो जाता है 1:2, 2:1। 4 इक्वल पार्ट्स का रेशियो हो जाता है 1:3, 1:1 और 3:1 हो जाता है। 5 इक्वल पार्ट्स का रेशियो हो जाएगा 1:4, 2:3, 3:2 और 4:1, ये हो जाएगा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो अगर मान लीजिए हम लोगों को किसी ट्रायंगल का मीडियन निकालना हो, एक ट्रायंगल दिया हुआ सेंट्रॉयड निकालना हो। सेंट्रॉयड वो होता है जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जैसे ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया, ये भी एक चीज़ है, सेंट्रॉयड हो गया। तो अगर हम लोग इसका मीडियन ड्रॉ करते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इसको मान लिया जाएगा सेंट्रॉयड। इसको मानते हैं हम लोग x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3। यहाँ पे लेके चलते हैं कि अगर इसका x निकालेंगे हम लोग, ये हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए 2:1 के रेशियो में होता है। ये भी मतलब OA इसको मान लेते हैं, अगर D मानते हैं, इसको मानते हैं हम लोग E मानते हैं, तो इस केस में क्या होता है OA:OD जो होता है वो हमेशा 2:1 का रेशियो होता है। तो अगर हम लोग AD लेते हैं, मान लीजिए AD लिए, AD यहाँ पे क्या हो गया, इसको इसी लाइन को A और D मान लिए, ये O हुआ। O जो हुआ वो 2:1 के रेशियो में हो गया। A का जो वैल्यू है वो है x1 y1 और D का जो वैल्यू है वो हो जाएगा x2 प्लस x3/2। मतलब ये मिड पॉइंट है, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो एक रेशियो हो जाएगा इसका, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 प्लस x3/2 और दूसरा हो जाएगा y2 प्लस y3/2। अब यहाँ पे x और y अगर मानते हैं तो x अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस x1/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पे x2 प्लस x3 प्लस x1, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3। और इसी तरह सॉल्व करेंगे, अगर y हम लोग निकालेंगे इसमें तो y के लिए भी वही यूज करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो y का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हो जाता है। तो ये हुआ सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का अगर सेंट्रॉयड दिया हुआ है, बाकी 3 पॉइंट में कोई मिसिंग है, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं, मिसिंग पॉइंट निकाल सकते हैं इससे सेंट्रॉयड का। तो सेंट्रॉयड का फॉर्मूला ये हो गया आपका x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको दे देता है किसी पैरालेलोग्राम का, इसका प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए एक पैरालेलोग्राम दे दिया और पैरालेलोग्राम को हम लोग मिसिंग पॉइंट निकालना हो एक कोई। पैरालेलोग्राम के केस में क्या होता है, x1 y1, इसको मानते हैं ABCD, ये हो गया x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3, इधर हो गया आपका x4 y4। तो इसमें कोई भी मिसिंग दे दिया, तो अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालने जाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर निकालेंगे तो ज़्यादा उलझन पैदा होगा, मतलब उलझ जाएगा आदमी, सॉल्व करने में ज़्यादा लंबा समय लगेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्मार्ट तरीका यूज करते हैं कि इसका मिड पॉइंट, हम लोग जानते हैं कि पैरालेलोग्राम का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, आधा आधा। मतलब क्या होगा कि अगर AC को मिला दिया जाए और BD को मिला दिया जाए तो O जो होगा वो AC और BD दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे O को अगर x और y मानते हैं तो x का एक वैल्यू हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x3/2, दूसरा हो जाएगा अगर AC का मिड पॉइंट लेके चलते हैं, अब BD के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 प्लस x4/2 हो जाएगा। उसी तरह अगर y निकालना हो तो y हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y3/2 और यही हो जाएगा y2 प्लस y4/2, ये हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में हम लोग दोनों को कंपेयर करके पैरालेलोग्राम के लिए क्या होता है कि अगर मिसिंग पॉइंट निकालना हो, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू x2 प्लस x4 हो जाता है। अच्छा है y1 प्लस y3 इज इक्वल टू y2 प्लस
y4 हो जाता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये पैरेललोग्राम के लिए यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला का। तो ये था आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग इसमें पढ़े हैं। उसी तरह मतलब पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम का मेन टाइप जो होता है 3 टाइप का होता है। एक रेक्टेंगल, एक तो नॉर्मल पैरेललोग्राम हो गया, तो 4 टाइप का हो गया। एक हो गया आपका रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, और रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। तो ये था आपका, इसमें हम लोग देखे कौन कौन सा चीज़, इसमें हम लोग सारा चीज़ देख लिए, जितना भी क्लास 10th में यूज होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो सारा। पैरेललोग्राम को कैसे निकालना है, फिर आपका ये जो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल है वो हम लोग को कैसे फाइंड करना है, ये सारा मिसिंग पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे। कभी कभी क्या करेगा, आपको दे देगा ये पूरा कि कोई भी ट्रायंगल है और ट्रायंगल का आपका ये दे देगा। मान लीजिए एक तरीका होता है, एक ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल का सिर्फ मिड पॉइंट दे दिया, ए लेते हैं, बी लेते हैं और सी लेते हैं। इसका मान लेते हैं हम लोग ए और बी मान लेते हैं कोऑर्डिनेट, इसका मान लेते हैं सी और डी, इसका मान लेते हैं हम लोग ई और एफ। तो इसमें हम लोग को सिर्फ मिड पॉइंट दे दिया है और हम लोग को ये सारा निकालना है। जैसे दे दिया x1 y1, ये दे दिया x2 y2, ये दे दिया हमारे पास x3 y3, और यहाँ पे हम लोग को ये सब दिया हुआ है और a b c d ये सब मिसिंग है। तो अगर हम लोग को इसको निकालना हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं कि जैसे x1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा c प्लस ई बाई 2, x2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास x2 हो गया a प्लस ई बाई 2, a प्लस ई बाई 2 हो गया। x3 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस सी बाई 2। उसी तरह अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो y1 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास d प्लस एफ बाई 2, डी प्लस एफ बाई 2। y2 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, y2 हो जाएगा आपका b प्लस एफ बाई 2, b प्लस एफ बाई 2, और y3 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास y3 हो जाएगा b प्लस डी बाई टू हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें। तो इसमें क्या करेंगे, फिर इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद फिर उसको इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन से ही बताएंगे हम। अभी फ़िलहाल कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग देख लिए सारा चीज़ जो कार्टेशियन पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देख लिए। ये था आपका वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो था, जो जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम लोग देख लिए। इसमें पहला हम लोग देखे कि कार्टेशियन प्लेन किसको कहा जाता है, कार्टेशियन प्लेन, और जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो हम लोग देखे कार्टेशियन प्लेन। फिर ऑर्डर्ड पेयर देखे, ऑर्डर्ड पेयर किसको कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। फिर पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, अच्छा पॉइंट्स ऑन एक्सिस हम लोग लिख लेते हैं, पॉइंट्स ऑन एक्सिस। उसके बाद हम लोग देखे डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला का यूज कहाँ कहाँ होता है, डिस्टेंस फार्मूला एंड यूजेज ये देख लिए। फिर उसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो देखे। फिर देखे हम लोग सेक्शन फार्मूला, और सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें है, जितना भी यूज होगा क्लास 10th में कॉन्सेप्ट, वो सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।